हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर 9 की। आपको पेट के लिए जो है यहाँ पे रिवीजन की तरीके से मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें एक प्रश्न के माध्यम से कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं और कंप्लीट 100 मार्क्स का जो आपका यहाँ से क्वेश्चन पेपर है, जिसमें सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे शामिल भी किया गया है। इसके क्रम में पहले जो है मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, उनका अगर आपने नहीं देखा है उन सभी को, तो आप एक क्रम से जाकर आप चैनल पे विजिट कीजिए। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है और आप उसको एक लाइन से रिवीजन कर सकते हैं, फास्ट स्पीड में देख सकते हैं और अपना रिवीजन बेहतर कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर 9 की। चलिए बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में जो है हमारा क्वेश्चन नंबर मॉडल टेस्ट पेपर 9 का सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या है। अंग्रेजी कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में वसूलने का निर्देश किसने दिया? जहांगीर ने दिया, अलीवर्दी खान ने दिया, शाह शुजा ने दिया या फिर औरंगजेब ने दिया? आपको बताना है कि अंग्रेज कंपनी से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया और वसूलने के रूप में ये निर्देश जो है वो किसने दिया? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे है, औरंगजेब ने ऐसा निर्देश दिया था। ये आपसे पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और बन जाता है कि जो जजिया कर था उसको समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? यदि आपसे ये पूछा जाए कि जजिया कर को समाप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, तब आपको बताना है अकबर। तब वहाँ पे आपका किसका नाम आता है? अकबर का नाम आता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष 1861 में की गई। इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, विंसेंट आर्थर स्मिथ, जेम्स मिल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो इसकी स्थापना, जो इसके पहले महानिदेशक थे, वो बिल्कुल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और इन्हीं को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1902 में, आगे चलकर 1902 में इसका पुनर्गठन जॉन मार्शल ने किया था। इतनी सी चीज़ें केवल आपको इस रिलेटेड याद रखनी है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 3 की तरफ। और सभी प्रश्न यहाँ पर एकदम बेहतरीन प्रश्न हैं, जोरदार प्रश्न हैं। पेपर में डेफिनेटली यहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक फास्ट रिवीजन के तौर पर मॉडल सेट जो है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए अपलोड किए जा रहे हैं। इस क्रम में जितने मॉडल टेस्ट पेपर हो चुके हैं उन सभी को रिवीजन कीजिए और अभी कंटिन्यूअसली जो आपका पेपर है उस तक आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते जाते रहेंगे। उन्हीं के माध्यम से एक प्रकार से आपका सारा रिविजन हो जाएगा। इसके बाद आने वाले आपके सुपर डेट के लिए भी लगातार क्रम से मॉडल टेस्ट पेपर और बेस्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चैनल पे अगर नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सकें, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते चलिएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल? बताइए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ये शब्द आपका भारतीय लगेगा, तब पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। और अगर आपसे भारतीय ना पूछा जाएगा तब कौन होगा? मतलब स्वतंत्रता के समय यदि आपसे पूछा जाए भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था स्वतंत्र भारत का, तब वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान जो है उसको अंगीकृत कहते हैं या कहते हैं स्वीकार किया गया था। और ध्यान रखिएगा, यही वो समय था जब गवर्नर जनरल का पद जो है वो भी समाप्त कर दिया गया था। इतनी छोटी सी जानकारी है जो आपको ध्यान रखनी है। और बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। अगर यहाँ पे भारतीय लगा होगा तो याद रखिएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और यदि पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तब जो है वो आपको कहना है लॉर्ड माउंटबेटन। इस भारतीय शब्द से बड़ा अंतर आ जाएगा, चीजों को ध्यान रखिएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। बंगाल विभाजन के निर्णय को निम्नलिखित में से किस तारीख को लागू किया गया? ये आपको अच्छे से पता है कि जो इसका सन है वो 1905 होगा, लेकिन यहाँ पे मेन आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है तारीख पे। 10 नवंबर, 5 दिसंबर, 18 अगस्त या फिर 16 अक्टूबर? बिल्कुल बताइए कि बंगाल विभाजन के निर्णय को जो है वो कब
और किस तारीख को लागू किया गया। बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पे आपका 16 अक्टूबर जो है 1905 इसमें बंगाल विभाजन को लागू किया गया था और यही वो तिथि थी जब कि जो आपका बंगाल का विभाजन था उसको लेकर बातचीत की गई। आगे की बात करें तो लॉर्ड कर्जन इसमें एक प्रमुख नाम आता है और जिसे आप भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसे कहा जाता है या कौन है, तो आपको बताना है कि लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कब हुआ था बंगाल विभाजन का निर्णय? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। एक आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को क्योंकि बंगाल का विभाजन हुआ, लागू हुआ, इसीलिए इस 16 अक्टूबर को हम भारतीयों ने कैसे मनाया? शोक दिवस के रूप में मनाया। तब से जो है वो 16 अक्टूबर को आप शोक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और इसमें माइनर सी याद रख सकते हैं आप कि अगर इस लागू की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि निर्णय की घोषणा कब हुई, तब सन 1905 ही रहेगा, लेकिन तिथि 19 जुलाई हो जाएगी। कहने का मेरा मतलब यह है कि आपको 2 डेट इस क्रम में याद रखनी है कि 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा हुई थी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया और शोक दिवस के रूप में हम 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ और बढ़िया प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिए चारों ही नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे कि कौन सा इसका सही होगा। बताइए कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय आपसे पूछा है कि कौन था। बात करें सही उत्तर की तो यहाँ पे बिल्कुल दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले जो है वो भारतीय सदस्य थे। 1982 में 1892 में जो है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के जो निम्न सदन होता है ना, जिसे आप लोअर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के कहते हैं, तो वहाँ का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय थे। और किससे जीते थे ये? तो लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इनको ही जो है वो पहला सदस्य के रूप में जाना जाता है। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी। चीज़ें आपको ये ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कितनी बार ये जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रीवियस सेट में क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वप्रथम मतलब सबसे ज़्यादा अध्यक्षता किसने की कांग्रेस के अधिवेशन की, तब वहाँ पे भी इनका नाम आया था क्योंकि दादा भाई नौरोजी थे ऐसे व्यक्ति, और इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू भी, जिन्होंने 3 बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और कब कब रहे थे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष? तो ये 1886 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1893 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1906 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्हें वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहां पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, आपको पता है, उसके दौरान सरोजिनी नायडू ने क्या किया था कि नमक डिपो पर धावा बोला था और उसके लिए इन्होंने जो सत्याग्रही थे, क्रांतिकारी थे, उनका नेतृत्व किया था। उस जगह का आपको नाम बताना है। धारासणा, शोलापुर, चिरगांव या फिर पेशावर। बिल्कुल, जो सरोजिनी नायडू हैं इन्होंने धारासणा नामक जो डिपो था वहाँ पर धावा बोलने के लिए जो सत्याग्रही थे उनका नेतृत्व किया था। और ये घटना कब की है? तो आपकी सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था उसी समय की ये घटना भी है, 21 मई 1930 की। और बात करें इस धारासणा की तो ये जगह पड़ती कहाँ है? तो बिल्कुल ये जगह है आपकी गुजरात में। ध्यान रखिएगा, यदि धारासणा जगह की जगह आपको अगर गुजरात ऑप्शन में थे तो भी आपको ध्यान रखना है कि यहीं से जो है इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था उन सत्याग्रहियों का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आपसे पूछ रहे हैं कि 1934 में पटना में जो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी है उसका संयोजक कौन था? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल बात करें अगर इसके संयोजक की तो यहाँ पे आपके जयप्रकाश नारायण जो हैं वो इसके संयोजक थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये एक प्रकार से महासचिव भी थे। महासचिव पूछे और अगर आपसे संयोजक पूछे तो दोनों ही ये थे। कौन? जयप्रकाश नारायण।
इसके अलावा इनकी पार्टी के अगर सदस्य की बात करें तो इनकी पार्टी के बहुत सारे सदस्य थे, जैसे जयप्रकाश नारायण एक खुद ही एक थे सदस्य। इसके अलावा आचार्य नरेंद्र देव थे और अशोक मेहता थे। मीनू मसानी का नाम बहुत आता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आपने नाम बड़ा फेमस है, सुना होगा। ये सारे जो नाम हैं ये इसमें आते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि संयोजक कौन थे, या अगर इसकी जगह महासचिव पूछ लेता तब भी कौन, क्या आप उत्तर देते? जयप्रकाश नारायण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। मतलब आपको उस पार्टी का नाम बताना है जिसका बाद में विलय जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया। लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन। वैसे भी आपको देखिए नाम से पता चल रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। बात करते हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो आपका 1883 का जो समय था उसमें इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, और कहाँ की गई थी और किसने की थी? तो कलकत्ता में इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। और बात करें अगर इसके प्रथम अधिवेशन की, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा, आनंद मोहन बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। और बाद में लगभग वही 2 साल बाद 1885, देखिए ये 1885 भी लिखा रहता है और यहाँ 1886 लिखा है, दोनों ही सन मिलते हैं। तो वही 2-3 साल बाद, ये कब आया था? 1883 में। तो वही 2 से 3 साल बाद जो है इसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया था। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की सलाह पर ही ये काम हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? आपको पता है राजा राम मोहन रॉय का बहुत सहयोग रहा इसमें, और उनके और सहयोगी कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बताइए कि सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया? तो बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो 1828 में ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। 1828 में, ध्यान रखिएगा, भारत का कौन था? प्रथम गवर्नर जनरल था। और सामाजिक सुधारों में विलियम बेंटिक का जो एक योगदान है अगर बात करें तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने ही आपका 1829 में, वर्ष 1829 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और किस अधिनियम के तहत किया था? तो बिल्कुल अधिनियम 17 के तहत इसका अंत कर दिया था सती प्रथा का। और वाकई में बहुत अच्छा ये एक काम वो करके गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ। और प्रश्न नंबर 10 है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की जो सर्वाधिक संख्या थी, मतलब किस जगह से सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज़्यादा सिपाहियों ने भाग लिया था जो 1857 का आपका युद्ध था, तो उसमें आपको बताना है अवध से, बंगाल से, राजस्थान से या फिर बिहार से। तो बिल्कुल जो आपका अवध है, यही आपका लखनऊ जो है, इसी को हम अवध पहले कहते थे, तो यहीं से जो है वो सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या ने जो है वो भाग लिया था आपके स्वतंत्रता संग्राम में, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? तो बिल्कुल बैरकपुर से इसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? तो मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी बैरकपुर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 11 की तरफ। बताना ये है आपको कि ये एक तरफ नदियाँ दी हैं और एक तरफ उसकी सहायक नदियाँ दी हैं, और कौन सा युग्म मतलब असंगत है का मतलब कि गलत है। क्या सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब और रावी हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल हैं। क्या गंगा की सहायक नदियाँ पुनपुन, सोन और महानंदा हैं? तो बिल्कुल जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, इसके अलावा कोसी, महानंदा, यमुना, सोन, पुनपुन, ये सभी आपकी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है, क्योंकि अपने योगी बाबा का क्षेत्र है, तो आप जो है उसको ध्यान रख सकते हैं। योगी जी के क्षेत्र होने की वजह से आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है। तो ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें सहायक नदियों की, तो तीस्ता, मानस, धनश्री है, तीनों ही जो है इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इसके अन्य भी हैं, सुबनश्री है, लोहित नदी बहुत पूछी जाती है, दबांग नदी पूछी जाती है, और एक नदी का नाम यहाँ से कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। अगर बराक नदी केवल लिखा हो, बराकर नहीं बराक, तो वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी वो भी है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो अब अगर हमें 3 पता है तो ऑटोमेटिकली यमुना का ही गलत होगा। देख लेते हैं कि क्या गलती इन्होंने की है।
चंबल यमुना की सहायक नदी है, तो बिल्कुल जो चंबल है वो यमुना की सहायक नदी है, किंतु बराकर और पूर्णा जो है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। ये दोनों इसकी सहायक नदी नहीं है। तब किसकी सहायक नदी है? बराकर। तो बराकर जो है वो आपकी दामोदर की सहायक नदी है। बराकर जो है वो किसकी नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। और इसके अलावा जो आपकी पूर्णा नदी है ये ताप्ती की सहायक नदी है। पूर्णा किसकी है? ताप्ती की सहायक नदी है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से, और पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी है। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है। और ब्रंश घाटी से होकर बहती हैं नदियाँ, जो नर्मदा और ताप्ती हैं, ये दोनों ही नदियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सा है? क्या पूछा है कि अधात्विक खनिज कौन सा है? तो पहले धात्विक खनिज की बात करते हैं। धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिन्हें आप गलाएं और उससे क्या प्राप्त कर लें? धातु। तो धात्विक खनिज वो कहलाते हैं। उसमें क्या क्या आ जाएगा? धात्विक खनिज में आपका सभी जो लौह अयस्क टाइप की चीज़ें हैं वो आ जाएंगी उसमें। और इसके बाद अगर बात करें अधात्विक खनिज क्या होते हैं, तो अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जैसे कि आपका हीरा है, उसके अलावा आपका संगमरमर है, चूना पत्थर है, ग्रेनाइट, अभ्रक, जिप्सम है ना, एस्बेस्टस जिसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी अधात्विक में आती हैं। और एक तत्व होते हैं आपके अलौह जिन्हें हम कहते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तांबा, एल्युमिनियम, जैसे इसमें ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। लेकिन आपसे अधात्विक धातु पूछा है तो सिंपली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सभी धात्विक हैं। लेकिन जो आपका जिप्सम है ये कैसा है? जिप्सम कैसा है? ये अलौह है। ये लौह धातुएं हैं, ये अलौह धातु है। और जिप्सम जो है वो कैसी धातु है? अधात्विक धातु है जिप्सम। एक चीज़ पूछी जाती है जो सीमेंट में ऐसा क्या मिलाया जाता है कि सीमेंट में जमने का गुण होता है? तो जिप्सम मिला होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ है? और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ है? अल्पाइन और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। अगर आपको ये पता होगा कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो है वो सह्याद्री में है, तब भी आप इसका आंसर देखिए, देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। डी का अगर 2 पता है आपको तो डी का 2 यहाँ पे 2 जगह दिया है, तब आपको एक और मैच करने की ज़रूरत जो है यहाँ पे पड़ेगी। तब आप देख लीजिए कि जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो वो आपको मिलते हैं बिल्कुल उत्तर पूर्वी भाग में, यानी कि जो आपका तराई क्षेत्र है, जो आपका तराई क्षेत्र है, भाबर का तराई क्षेत्र, तो बिल्कुल ये आपका इससे मैच हो जाएगा। ए आपका 4th से मैच हो जाएगा। अब देखिए मिलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए का 4th केवल एक ही में मैच है। तो इस प्रकार से यानी कि आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्र में हो जाएंगे। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है वो कहाँ पे हो जाएंगे? आपका मध्य गंगा का जो मैदान है। अल्पाइन वन आपके कहाँ पे हो जाएंगे? जो सबसे पूर्वी भाग है हमारा अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरा ध्यान से याद रखने की भी कोशिश करिएगा क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो थोड़े टिपिकल टाइप के बनाने होते हैं तब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 14 की तरफ। फिर से यहाँ पे आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। अधिकतम लिंगानुपात पूछा है, कहाँ पे है अधिकतम लिंगानुपात? तो बिल्कुल पुडुचेरी इसमें आपका मिल जाएगा सही उत्तर। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? वैसे तो आपको पता है कि जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए मतलब 4 जो मिलाने के लिए दिया है उसी से आपको मिलाना है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। न्यूनतम लिंगानुपात की अगर बात करें तो ये आपका दमन द्वीप में हो जाएगा। और सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका लक्षद्वीप में हो जाएगा। वैसे सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वो केरल में है सबसे ज़्यादा, मतलब 94% तक है, और बिहार में आपकी सबसे कम है। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया है सामने हम उसी को ही देखेंगे ना, तो सर्वाधिक साक्षरता दर हमें यहाँ पे लक्षद्वीप ही दिया है तो हम इसी की ही नोटिस करेंगे। इसकी लगभग 91% तक है, 91.8% तक है, और केरल की इससे बहुत ज़्यादा है, एक केरल में 94% है। तो इस हिसाब से अगर आप मिलाएंगे ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रकार से सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि जो सरदार सरोवर
परियोजना है उससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपके पहले के प्रैक्टिस सेट में पूछे जा चुके हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए कि सर्वाधिक जो है लाभान्वित होने वाला राज्य कौन सा है। बिल्कुल जो इसमें गुजरात है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा गुजरात तो देखिए आपका लगभग 2-3 में दिया ही है, तो मतलब इसका सी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि गुजरात तो होता ही होता है और राजस्थान तो है ही है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य में। तो बात करें अगर इस क्रम में हम, तो आपका राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात है। तो इस क्रम में आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो 4 स्टेट हैं इसको ध्यान रखिएगा, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये जो हैं वो आपके सरदार सरोवर जो आपकी परियोजना है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी भी मैंने बताया आपको अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए सारी चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनकी यहाँ पर स्टैच्यू बनाया गया था। तो ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा कि ये जो है 182 मीटर का है, इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का यहाँ पे बनाया गया है नर्मदा नदी के पे। तो ये आपका 182 मीटर का है। ये आपके सुपर टेट के लेवल पे पूछा जा चुका है, जिससे पहले 2018 में पेपर हुआ था, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि कितने मीटर की उनकी फीट है, कितने मीटर की वो मूर्ति है। तो बिल्कुल यहाँ पे तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य जानकारी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाए तो। देखिए जैसे आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बताया मैंने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, 182 मीटर की है, उसी तरीके से आपको जो करंट में चल रहे हैं, चर्चा में हैं चीज़ें, वो भी पता होनी चाहिए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हो सकता है क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाए। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो क्या है, आपकी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट सिटिंग पोजीशन में बैठा हुआ जो स्टैच्यू है, किसका, वैष्णव संत जो आपके रामानुजाचार्य हैं उनका है। और कहाँ है, तो बिल्कुल हैदराबाद में है। और कितने फीट का है, तो 216 फीट का है। इतनी चीज़ें ध्यान रख लीजिएगा इसके बारे में। एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में मैंने आपको बताया, एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया, और एक और बता देते हैं स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में भी बता देते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में भी बता देते हैं, शांति की मूर्ति अगर कहें हिंदी में तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में है, और जो जैन आचार्य हैं सुरेश वल्लभ, उनकी मूर्ति है। तो ये 3 चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 16 कि एशियाई विकास बैंक ADB ने अनुमान जताया है कि मजबूत निवेश के बल पर वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की वृद्धि दर कितनी रहेगी। आपको बताना है कि भारत की वृद्धि दर जो है वो कितनी रहेगी। तो बिल्कुल 7.5% तक रहेगी। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि 22-23 पूछा, और अगर 23-24 पूछ ले तब ये और बढ़ जाएगी, तब 8% हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, 23-24 पूछे तो 8 बताइएगा, और अगर 22-23 पूछे तो आप क्या बताएंगे, 7.5%। अगला क्वेश्चन, और इस प्रकार से क्वेश्चन जो है, जो समितियां बनी हैं, लकड़बग्गा समिति, राजमन्नार समिति, विजय केलकर समिति, इनका संबंध किससे है, ये बहुत पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यही पूछा गया है कि मीरा सेठ समिति जो है वो किससे संबंधित है, बताइए। हथकरघा उद्योग, रोजगार सृजन, बैंकिंग सुधार या फिर गरीबी। तो बिल्कुल जो मीरा सेठ समिति का सीधा संबंध है वो किससे है, हथकरघा उद्योग से है। हैंडलूम जो आपका होता है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए, उससे संबंधित है आपका ये हथकरघा उद्योग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 18 की तरफ। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अध्यक्ष का चयन कौन करता है, तो बिल्कुल बैंक बोर्ड ब्यूरो। पहले भी ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है प्रैक्टिस सेट में। जो चीज़ पहले आती है ना वो क्लिक करती है माइंड में कि ये चीज़ पहले आ चुकी है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तभी वो चीज़ें बार बार घूम के आपके सामने आ रही हैं मॉडल टेस्ट पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की प्रकृति कैसी है, घर्षणीय, प्रच्छन्न या फिर संरचनात्मक। तो इन तीनों प्रकार की बेरोजगारी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का सहगामी है, मतलब आर्थिक विकास का सहगामी मतलब साथ साथ चलने वाला है। ये आपसे पूछा है कि आर्थिक विकास का सहगामी कौन सा है। मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति,
रिफ्लेक्शन या फिर स्टैगफ्लेशन, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बात करते हैं सही उत्तर की, तो मुद्रास्फीति जो है ये सही उत्तर होगा आपका। क्या होता है, आर्थिक विकास दर और मुद्रास्फीति के बीच एक एक सीमा तक, मतलब क्या होता है, एक रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। और अगर विकास दर बढ़ानी है तो क्या करेंगे, इसके लिए अर्थव्यवस्था में उत्पादन को भी बढ़ाना पड़ेगा हमें, और उत्पादन बढ़ेगा तो बिल्कुल निवेश भी बढ़ेगा। और निवेश और ब्याज दर के बीच में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इसलिए निवेश तभी बढ़ेगा जब आप ब्याज दर को घटाएंगे। तो समझिएगा कि ये मुद्रास्फीति के संबंध में ही आपका जो है आर्थिक विकास का सहगामी इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 21, राज्य और सांसदीय सरकार को अधिकार प्राप्त होता है किससे, बताइए। भारत के संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, या फिर भारत की संसद से। तो बिल्कुल भारत के संविधान से ही राज्य और संसदीय सरकार को जो है अधिकार प्राप्त होता है। बात करें अगर संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें ही ये विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय, राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय। बाद में समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े भी गए हैं जो मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, संसदात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार या फिर अध्यक्षात्मक सरकार। तो ये तीनों जो हैं वो भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, लेकिन ये अध्यक्षात्मक सरकार उसकी विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे और सुमेलित करना है आपको। अनुच्छेद दिए हैं 136, 137, 138 और 140 इस प्रकार से। तो जो आपका 140वां अनुच्छेद है ये क्या बताता है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसकी शक्तियां क्या हैं, उच्चतम न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, इस प्रकार से। 136वां अनुच्छेद की बात करें तो ये उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत लेता है किसी भी प्रकार की अपील के लिए, इस प्रकार से मैच करेगा आपका। और आपका 137 जो है 137 ये क्या करता है, जो भी आदेश हैं उच्चतम न्यायालय द्वारा उनका पुनर्वलोकन करना, जो भी निर्णय या आदेश हैं उनका उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पुनरावलोकन होता है ये आपका इसमें आता है। और 138 आपका आता है उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता की वृद्धि। तो इस प्रकार से ए का 2 और बी का 3, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 24 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार उपलब्ध करवाता है, बताइए। बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी आप अल्पसंख्यक देखेंगे तो आप तुरंत अनुच्छेद 29 लगा सकते हैं क्योंकि उसमें भी यही चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन आपसे पूछा है यहाँ पे कि उन वर्गों को, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक स्थान स्थापित करने का और उसे संचालित करने का भी अधिकार कौन सा अनुच्छेद उपलब्ध कराता है, तब आपका अनुच्छेद सही होगा अनुच्छेद 30। और इसके अंतर्गत 30 का मतलब A2 करके नहीं जैसा रहता है ना 1 2 करके, वो सभी हैं। लेकिन आपको यहाँ पे केवल अनुच्छेद 30 को इस क्रम में याद रखना है कि जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और संचालित करने का अधिकार देता है। ये क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव लेवल पे, शायद आपके यूपी टेट में ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया। वहाँ पे ये पूछा गया था कि ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, वहाँ पे ये पूछा गया था। यहाँ पे ये डायरेक्ट दिया है कि 30% आरक्षण है और पूछा यह है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत है। तो बिल्कुल जो आपका 73 संविधान संशोधन है इसमें महिलाओं के लिए 1/3 यानी कि वही 30% का जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर है। अगला है क्वेश्चन, ग्लोमेरुलस में रुधिर को ले जाने वाली नलिका को क्या कहते हैं। देखिए ग्लोमेरुलस क्या है क्या और क्या कहते हैं इसे, बिल्कुल। तो जो आपका ग्लोमेरुलस है इसमें रुधिर को ले जाने वाली नलिका जो होती है उसको हम अभिवाही धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिवाही धमनी कहते हैं। और वापस ले जाने वाली तो अभिवाही, और जो वापस ले जाएगी धमनी में वो अपवाही होगी। अच्छा, क्या होता है ग्लोमेरुलस, इसको भी समझ लीजिए। जो आपकी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं ना उसी का एक ये पार्ट होता है और सबसे छोटी फिल्टरिंग यूनिट होती है ये ग्लोमेरुलस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। रेबीज प्रोटोजोआ से होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। सिकल एनीमिया भी नहीं होता है उससे। मलेरिया
और बिल्कुल आपको पता है मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है ना, और प्लाज्मोडियम जिसका रोगवाहक है, रोग कारक है, और रोग कारक है प्लाज्मोडियम, और रोग वाहक कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर, ये आपको पता है। और उपचार के लिए जो औषधि है, प्रचलित औषधि हाइड्रोक्सी क्लोविन, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, रेटिकुलर तंतु कहाँ पाए जाते हैं? रेटिकुलर तंतु आपके प्लीहा में, थाइमस में, और जो लिम्फ ग्रंथियां हैं उसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। 29 क्वेश्चन है कि अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अम्ल एवं क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर का ही तो प्रयोग करते हैं, और पानी में घुलनशील होता है ये, और एक तरीके से आपका नेचुरल इंडिकेटर का काम भी करता है, तो ध्यान रखिएगा। शक्ति का मात्रक, एसआई मात्रक बता दीजिए, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो बिल्कुल जूल प्रति सेकंड जो है वो शक्ति का एसआई मात्रक होगा, क्योंकि शक्ति का बात करें, यहाँ जो पावर लिखते हैं ना शक्ति को, तो शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका कार्य बटे समय, यही तो होता है, कार्य बटे समय। तो कार्य आपको पता है कि जूल में मापते हैं, और समय जो है वो सेकंड में मापते हैं, तो इस तरीके से जूल बटे सेकंड जो है वो आपका सही उत्तर होगा, जूल प्रति सेकंड। अब आपके हिंदी के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं। सहस्त्राब्दी शब्द में आपको बतानी है क्या, कि कौन सी संधि जो है वो इसमें है? दीर्घ व्यंजन गुण या फिर विसर्ग, बताइए, दीर्घ व्यंजन गुण या फिर विसर्ग। तो अगर आप इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे करेंगे? सहस्त्र, सहस्त्र प्लस अब्दी, सहस्त्र प्लस अब्दी। अब देख लीजिए ये बन क्या गया है, बड़ा आ, छोटा आ मिलके क्या बन गया है, बड़ा आ। बिल्कुल दीर्घ संधि जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थ क्या होता है इसका? सहस्त्राब्दी का मतलब हजारों वर्षों का समूह। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्रैक्टिस सेट, हमारे प्रैक्टिस सेट में पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अध्यवसाय शब्द का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल अनअध्यवसाय जो है वो इसका सही विलोम होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या पूछा है? नहीं है। शक्र, पुरंदर, पिनाकी या फिर वासव, बताइए। तो जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है वो पिनाकी नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? क्योंकि पिनाकी जो है वो महादेव, आपके भगवान भोलेनाथ जो हैं उनका पर्यायवाची है पिनाकी, इंद्र का नहीं है। तो इसके अलावा शक्र, पुरंदर और वासव जो है वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कुछ और पर्यायवाची इंद्र के जान रखिए, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। इंद्र का पर्यायवाची सचीपति कहते हैं इंद्र को, कौशिक कहते हैं इंद्र को, देवराज कहते हैं इंद्र को, सुरेश कहते हैं इंद्र को, और देवेश भी कहते हैं इंद्र को। और महादेव के तो पर्यायवाची आप लोगों को अच्छे से पता ही है, नीलकंठ, त्रिनयन, शिव, शंभु, शंकर, बहुत सारे। अवीरा शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए कि क्या होगा? जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उस स्त्री को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा अवीरा। कैसे याद रखेंगे? जो पुत्र होते हैं और पति होते हैं वो कैसे होते हैं? वीर होते हैं। इस तरीके से एक ट्रिक बना लीजिए कि पुत्र और पति कैसे होते हैं? वीर होते हैं। और वो जिसके पास ना हो तो मतलब वो क्या है? अवीरा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। और जो नवविवाहित महिला होती है उसको नवूढ़ा कहते हैं, याद रखिएगा। और अविवाहित जो महिला होती है उसे अनूढ़ा कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इसको भी याद रख लीजिए। ये ऐसे टिपिकल टर्म्स हैं कि आ जाएंगे तो आप जल्दी से समझ नहीं पाएंगे। अध्युड़ा, अध्युड़ा कहते हैं। अध्युड़ा जो है वो उसको कहते हैं वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। क्वेश्चन नंबर 35, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा युग्म जो है वो गलत है? चौधरी, चौधरानी, सेठ, सेठानी, नाई, नाइन, पड़ोसी, पड़ोसिन, सब सही हैं, केवल नाई का नाइन जो है यहाँ पे गलत है। छत्तीस से 40 कैसे प्रश्न है आपके? गद्यांश आधारित। सीधे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की तरफ, ग्रामर की तरफ। आहुति का पूछा है, रेखांकित शब्द का उपर्युक्त अर्थ आपको बताना है। भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, आहुति का उपर्युक्त शब्द बताइए। आहुति का बिल्कुल जो है बलिदान जो है आहुति का मतलब होता है। बलिदान करना आहुति का मतलब होता है, यज्ञ करना, हवन करना,
ये है किसी चीज़ को समर्पित करने वाली वस्तु को हम आहुति कहते हैं, और इसका विलोम शब्द अनाहुति हो जाएगा। भले ही प्राणों की आहुति देनी पड़े, रेखांकित शब्द वचन की दृष्टि से हमेशा किस रूप में होगा। देखिए यहाँ पे पूछा है कि बिल्कुल सेम सेंटेंस है दोनों, है ना, और यहाँ पे आहुति का अर्थ पूछ लिया था, और यहाँ पे पूछ लिया है कि प्राणों जो है, प्राण, वो हमेशा किस वचन में होता है, एक वचन, बहुवचन, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा नित्य बहुवचन में होते हैं, जैसे प्राण, दर्शन, होश, आंसू और लोग, ये नित्य बहुवचन में होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है, तभी आप सही उत्तर कर पाएंगे। 38 क्वेश्चन, इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना है। रेखांकित शब्द का लिंग क्या है, मतलब प्रेम जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये आपको यहाँ पे बताना है। बताइए कि इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रेम जो है वो किस प्रकार का लिंग है, बिल्कुल प्रेम जो है वो पुल्लिंग जो है वो आपका हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, इस कारण अन्याय का उत्तर न्याय और प्रेम से ही देना होगा। प्रेम का 2 बार ये क्वेश्चन आ गया है, देखिए हम इस क्वेश्चन की बात कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 39 की तरफ। अन्यायकर्ता कितना ही सबल हो उससे भयभीत ना हो। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, कर्त्री हो जाएगा, और नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, नेत्री हो जाता है। स्त्रीलिंग रूप आपसे यहाँ पे पूछा गया। 40 क्वेश्चन, अन्याय का ही आदान प्रदान होता है, बताइए कि इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल रूप कौन सा होगा। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की, मतलब जो आप क्रिया कर रहे हैं वो समाप्ति की अपूर्णता हो, मतलब पूरी तरह से वो पूर्ण ना हुई हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। तो बात करें सही उत्तर की, तो कैसे बनाएंगे आप इसका कि अन्याय का ही आदान प्रदान हो रहा था, तब ये आपका बनेगा भूतकाल। देखिए पहली बात तो होगा और है ये यूं ही कट जाएगा, ये भूत है नहीं, केवल एक ये है और एक ये है, और पूछा क्या है, अपूर्ण, तो होता है पूर्ण हो जाएगा, हो रहा है अपूर्ण हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपूर्ण भूतकाल ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके 40 से लेकर 41 तक जो क्वेश्चन, 41 से 45 तक के क्वेश्चन जो है वो गद्यांश आधारित हैं। सीधे बढ़ते हैं अपने जो है ग्रामर के प्रश्नों की तरफ। हृदय तत्सम शब्द का तद्भव रूप बताइए। कलेजा, हृद, हिया या फिर हरण। हिया जो है वो आपका इसका तद्भव रूप होगा। कृत्रिम का उचित विलोम शब्द बताइए। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, तो बिल्कुल प्राकृतिक जो है वो कृत्रिम का विलोम शब्द होगा। इसके अलावा एक विलोम शब्द बहुत जो आपसे पूछा जाता है वो ध्यान रखिए, कृतज्ञ। कृतज्ञ का अगर आपसे विलोम पूछा जाए तब उसका विलोम क्या होता है, कृतघ्न। कैसे लिखेंगे, ये इस प्रकार से लिखेंगे, कृतघ्न। और कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला, और कृतघ्न का मतलब होता है जो किए गए उपकार को ना माने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में एक से अधिक प्रत्ययों से बना शब्द है। क्षेत्रवाद, मानवता, अधीरता या फिर अंधकार। बताइए कि एक से अधिक प्रत्यय किसमें लगे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें इस वर्ड को, तो इसका मूल शब्द है, प्रत्यय होता क्या है, जो किसी भी शब्द के बाद में लगता है वो होता है प्रत्यय। और अगर बात करें मानवता में, तो इसका मूल शब्द होगा क्या, मनु। मनु इसका मूल शब्द होगा। इसमें एक प्रत्यय लगा है आ, मानवता, एक प्रत्यय लगा है आ और एक प्रत्यय लगा है ता, तो इस प्रकार से 2 प्रत्यय केवल मानवता शब्द में ही लगे हैं। इसके अलावा अगर शब्द आप चेक करें तो देख लीजिए यहाँ पे कि उसमें क्यों नहीं है। देखिए अधीरता में आपका जो है वो आ उपसर्ग है, धीर जो है वो आपका मूल शब्द है, और ता केवल एक ही प्रत्यय लगा है, तो केवल एक प्रत्यय है। इसी प्रकार से जो है आपका अंधकार में भी अंध मूल शब्द है, और कार जो है ये एक ही प्रत्यय है। इसी प्रकार से क्षेत्रवाद में क्षेत्र मूल शब्द है, और वाद जो है आपका वार होता है, वाद नहीं, तो
तो ये आपका प्रत्यय है। लेकिन मानवता में जो है आपका एक मानव मूल शब्द है, फिर आ और फिर ता, तो दो प्रत्यय हैं। याद रखिएगा, मूल शब्द निकाला जाता है तभी उपसर्ग और प्रत्यय को सही मानते हैं। ऐसे नहीं मानते कि आप कह दें अधीरता में अधीर में आ और ता दोनों आ रहा है, नहीं। अधि कोई मूल शब्द हुआ क्या? नहीं हुआ। इसलिए मूल शब्द निकालने के बाद ही उपसर्ग या प्रत्यय जो है वो देखा जाता है। इसमें यही केवल इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आपको पता है तो आप गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों, ये क्या गड़बड़ हो गई थोड़ी, देखते हैं कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए। आजादी, विखंडित, कलंकित या फिर उपहार। तो विखंडित जो है आपका, इसमें वी उपसर्ग आ रहा है और इत जो है वो आपका प्रत्यय आ रहा है। केवल एक यही ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आए हैं। इसके अलावा आजादी में केवल ई प्रत्यय आ रहा है, मूल शब्द आजाद है। उपहार में उप उपसर्ग है और हार प्रत्यय है। और मूल शब्द कोई है ही नहीं, इसलिए नहीं बन पाएगा सही। तो केवल बी जो है ये विखंडित, यही सही बनेगा। अच्छे क्वेश्चन है काफी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वंसावशेष में कौन सी संधि है। ध्वंसावशेष में पूछ रहा है कि कौन सी संधि है। इसका जब आप विग्रह करेंगे तो करेंगे ध्वंस धन अवशेष, आ मिलकर बनेगा बड़ा आ और संधि हो जाएगी दीर्घ। इंग्लिश के प्रश्न हैं 46 से 48 तक, सीधे बढ़ जाएंगे हम अपने जो है ग्रामर के क्वेश्चन की तरफ। तो बिल्कुल जो हमारा ग्रामर का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डायरेक्शन दिया है, यूज सुटेबल मॉडल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई विजिट माई फ्रेंड एवरी संडे व्हेन ही वॉज इल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि सही क्या होगा मॉडल। तो बिल्कुल आई यूज टू विजिट माई फ्रेंड एवरी संडे व्हेन ही वॉज इल। तो यूज टू मॉडल को आप यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये किसी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए यूज की जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, डायरेक्शन चूज द करेक्ट alternative which can be substituted for the below given word or sentence. The life history of a person written by an author is called as, जो लाइफ की हिस्ट्री है ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की, रिटन बाय एन ऑथर, जब वो ऑथर के द्वारा लिखी जाती है तो उसको क्या कहते हैं। तो बिल्कुल उसको क्या कहते हैं, बायोग्राफी कहते हैं। जब वो किसी पर्सन के द्वारा लिखी जाती है, किसी पर्सन की और लाइफ की हिस्ट्री जब किसी ऑथर के द्वारा लिखी जाती है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं। यही जब वो पर्सन खुद लिखेगा तब वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ये अच्छा टर्म है। देखिए बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जो आप जैसे पीजी लेवल पे आप देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने किया भी होगा, जस्ट रिसर्च करते हैं उसमें हम लोग, तो क्या होता है कि एक आप पूरा जब रिसर्च करते हो तो आपको एट द एंड ये बताना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें आपने ली कहाँ से हैं, उसका सोर्स क्या है। तो वो चीज़, वो साइट आपको मेंशन करनी पड़ती है नीचे कि ये चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, बिब्लियोग्राफी कहते हैं। बढ़ते हैं 51 क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बिल्कुल नई दिल्ली में जो है वो है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। याद रखिएगा, कई बार जो है वो पूछा भी गया है। 52 क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता कब हुआ। तो बिल्कुल 1987 में हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था और ओजोन परत जो क्षीण हो रही थी उसके नियंत्रण से संबंधित था। मॉन्ट्रियल की बात करें तो कनाडा का एक शहर है। 53 क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्थान। ये जो संस्थान ऐसे आपसे 2-3 आ रहे हैं, आपके जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आप मॉडल टेस्ट पेपर लगा रहे हैं, इसके ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से आने की बहुत संभावना रहेगी। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कलपक्कम जो है तमिलनाडु में स्थित है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है वो मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो बिल्कुल 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बिल्कुल एनी बेसेंट थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली
पहली देखिए केवल यहाँ क्या पूछा है, पहली महिला अध्यक्ष, और यही पहली भारतीय लग जाता, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब सरोजिनी नायडू का नाम आता है। तो ये दो चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लेह लद्दाख जो है वहाँ पे सिंधु दर्शन उत्सव को स्थापित किया, मतलब मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि 4 खिलाड़ी जो हैं वो पोलो में होते हैं, और शुरुआत इसकी मणिपुर राज्य से हुई थी पोलो की, और ओलंपिक में भी अब तो ये शामिल है, 1900 से ये पेरिस ओलंपिक में भी शामिल किया गया है। 58 क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय? बिल्कुल मनीला, फिलीपींस जो है इनका मुख्यालय है, और स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोगलियापत्तन किस देश से संबंधित है? बंदरगाह बताइए। तो बिल्कुल जो है आपका बांग्लादेश से ये संबंधित है मोगलियापत्तन। अन्य भी हैं बांग्लादेश में, जैसे पायरा है, श्रीलंका में हम्बन टोटा है, तो वो मत याद रखिए। ऐसे कोलकाता में पाराद्वीप, ये सारी चीज़ें तूतीकोरिन बंदरगाह हैं। तो आपको लेकिन जो पूछा गया है यहाँ पे वो ज़रूर याद रखना है कि मोगलीपत्तन जो है किस देश में है? तो बांग्लादेश में है। एन राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है? जो एन राजन है ये क्या बजाते थे? वायलिन। तो वायलिन के क्षेत्र में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है, ये ध्यान रखना है। आ गए हैं आपके बिल्कुल रीजनिंग के प्रश्न, और बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत भी है आपको यहाँ पे। इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि, क्या पूछ रहा है कि 21 जुलाई 2020 को सप्ताह का कौन सा वार था? मतलब कौन सा दिन था 21 जुलाई 2020 को? कैसे करते हैं तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, थोड़ा सा धैर्य से समझिएगा, थोड़ा पेशेंस के साथ। एक बार अच्छे से समझेंगे तो ऐसे सारे प्रश्न कर लेंगे, चाहे कोई प्रश्न हो। पूछा है कि 21 जुलाई 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था? पहले ये देख लीजिए कि 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। ठीक, अब मेरे साथ समझिए। क्या करते हैं, जो भी आपसे यहाँ पे सन दिया होता है उससे एक कम, मतलब एक माइनस करके लिख लीजिए। तो हम एक माइनस करेंगे तो क्या लिख लेंगे? 2019 लिख लेंगे। अब इसको आप इस प्रकार से ब्रेक कीजिए, 2000 में और बचा कितना? 19। तो ये 2000 में अगर ऑड डेज देखें तो 0 ऑड डेज होते हैं 2000 में, और इस 19 में अगर आप ऑड डेज देखेंगे तो इसको आप क्या करिए? 4 से भाग करिए, और जो आपका भागफल होगा, यानी 4 होगा इसमें भागफल, है ना, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 आपका भागफल होगा, तो 4 इधर रख लीजिए, और 19 में से 4 घटाइए तो आपका बचता है कितना? 15। अब देखिए कि ये आपके लीप ईयर हैं और ये आपके सिंपल ईयर निकल के आए हैं। अब क्या करेंगे? लीप ईयर आपको पता है कि 2, मतलब उसमें फरवरी 29 की होती है, ये आपको पता है। तो इस 4 को 2 से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, और ये 15 यहाँ पे ऐसे ही रखिए। अब ऑड डेज हम निकालने के लिए ये सब इतना काम कर रहे हैं हम, इसको 7 से भाग दीजिए और इसको भी 7 से भाग दीजिए। इसको 7 से भाग देंगे, एक ऑड डे आएगा, और इसको 7 से भाग देंगे तब भी एक ऑड डे आएगा। तो अब हमारे पास यहाँ से टोटल 2 ऑड डेज आ चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा, और 2000 में 0 ऑड डेज थे। तो इस सबको इरेज करेंगे, आगे प्रश्न पे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि अब कैसे होगा। 2 ऑड डेज यहाँ पे एक कहीं पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लेते हैं कि हमारे पास 2 ऑड डेज इस प्रकार से निकल के आ चुके हैं। अब हमको अपने जाना है 21 जुलाई तक की बात करनी है। चलिए, जब आप 21 जुलाई की बात करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख लीजिए: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। लिख लिया। कितने ऑड डेज बचते हैं जनवरी में? कैसे ऑड डेज निकालते हैं पता है ना? महीने की जो संख्या है उसको 7 से भाग दे दीजिए, और जितना शेष बच जाएगा वो ऑड डेज निकल आएंगे। तो जनवरी में इस प्रकार से 3 निकलते हैं, पता होगा अगर आपने पहले भी इसके प्रश्न किए हैं। फरवरी में 1 आएगा, वैसे फरवरी में 0 रहता है क्योंकि ये देखिए लीप ईयर था, इसलिए 1 बचेगा। मार्च में कितना बचेगा? 3 बचेगा। अप्रैल में कितना बचेगा? 2 बचेगा। और मई में कितना बचेगा? 3 बचेगा। जून में आपका कितना बचेगा? 2 बचेगा। और जुलाई में कितनी दी हुई है? 21, तो यहाँ पे इस प्रकार से 21 लिख लीजिए। अब 7 7 के पेयर करके काट दीजिए, 3 3 6 और एक 7, ये कट जाएगा। 3 4 5 6 7, ये काट दीजिए। ये बचा है 21 और ये बचा है 2, तो 21 और 2 कितना होगा?
23, 21 और 2 23 होगा, 23 को इस 7 से भाग दे दीजिए। जब आप 7 से 23 को भाग देंगे तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, कितना शेष रह जाएगा? 2 शेष रह जाएगा। और ये 2 किस नंबर पे आता है? एक आता है मंडे पे और 2 आता है ट्यूसडे पे। इसी प्रकार से 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 2 आया है तो किस पे रुक गया है? 2 आके ट्यूसडे पे। देख लीजिए ऑप्शन में ट्यूसडे कहाँ दिया हुआ है। जितना आपको ये बड़ा लग रहा है उतना बड़ा है नहीं। इसको सेम ऐसे ही करने की कोशिश करिएगा अपनी कॉपी पे, और एक बार 2 बार अपने आप से डेट ले लीजिए। अपने घर में जिसका जिसका बर्थडे होता है, किसी का बर्थडे किसी तिथि में है, किसी सन में है, ऐसे ले लीजिए और 4-5 निकाल लीजिए। आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी और आप बहुत बढ़िया से निकाल लेंगे। इस ट्रिक को फॉलो करिए और देखिए तुरंत निकाल लेंगे आप, और हमेशा सही निकालेंगे। मंगलवार हमारा सही उत्तर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 है कि मोहन राम के दक्षिण पश्चिम की ओर है, सोहन मोहन के पूर्व में और राम के दक्षिण पूर्व की ओर है, तथा नरेश सोहन के उत्तर की ओर मोहन और राम के साथ समरेखा पर है। राम की किस दिशा में नरेश है? देखने में जितना टिपिकल लग रहा है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे ये मैं बता दे रही हूँ, बाकी इसका आप जो सही आंसर होगा वो मेन कमेंट में जाकर के कमेंट सेक्शन में बताएंगे और आप सभी को बताना है। चलिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक दे देते हैं कि आप करेंगे कैसे। एक हिंट, पहले दिशाओं का निर्धारण कर लीजिएगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और इस प्रकार से जो इनके बीच में पड़ने वाली दिशा है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये, और बीच में यहाँ राम को बैठा लीजिएगा, क्योंकि राम बीच में बैठेगा तभी आप निर्धारण कर पाएंगे कि उसके बगल में कौन आ रहा है। और इस प्रकार से सबको जितने नाम दिए हैं सही डायरेक्शन के हिसाब से देखते जाइएगा कहाँ किसको बिठालना है, और बिठाल दीजिएगा और आखिरी में बता दीजिएगा कि राम के किस दिशा में नरेश हैं। इन चारों में से जो आपका उत्तर आएगा वो आप मेन कमेंट में ज़रूर से बताइए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं कि अगला प्रश्न है हमारा, 9:30 घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है और आपको बता चुके हैं कि कैसे करना है आपको। यहाँ पे करिए 60 गुणे जितने घंटे में समय दिया है 9 माइनस 11 जितना आपका मिनट दिया है 30 और डिवाइड बाई 2। जब करेंगे इसको तो 9 6 जा 54 और एक 0 लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा 540 माइनस ये हो जाएगा आपका 330 और बट्टे में 2। जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 540 में 330 घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 210, है ना? हाँ 210 बचेगा और नीचे बचेगा 2, तो 2 1 जा 2, एक 0, 2 5 जा 10, 105 डिग्री जो है इस प्रकार से आपका इसका सही उत्तर आएगा। देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दिया है 105 डिग्री, तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 105 डिग्री। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्कूल को 432 लिखा जाता है तो उसी भाषा में बुक को क्या लिखा जाएगा? कुछ नहीं करना है, बता देते हैं कि कैसे करना है। स्कूल में सबसे पहले एस जिस नंबर पे आता है, सी जिस नंबर पे आता है, एच जिस नंबर पे आता है, ओ जिस नंबर पे आता है और फिर ओ जिस नंबर पे आता है और एल जिस नंबर पे आता है, वो सारे नंबर रख लीजिए कि किस नंबर पे ये आते हैं अल्फ़ाबेट, है ना? जब आप उसको रख लेंगे और उसको जोड़ देंगे, क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे तो आएगा आपका 72। जब आप उसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 72। और ये देखिए कितने आप स्थान रखेंगे 1 2 3 4 5 6, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से तब आपका आएगा 432। ऐसे ही क्या करिए बुक को करिए। कैसे करेंगे? अच्छा हम बुक का आपको करके भी बता देते हैं। बी का प्लेस वैल्यू है 2, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, फिर ओ है फिर प्लेस वैल्यू 15 है, और के की प्लेस वैल्यू क्या होती है? के की प्लेस वैल्यू होती है 11। ठीक, इनको जब आप जोड़ेंगे तब आपका क्या आएगा 43 आएगा 43। और कितने नंबर हैं 1 2 कितने मतलब प्लेस वैल्यू रखी है आपने 1 2 3 4, 43 को 4 से गुणा करिए। 43 को जब आप 4 से गुणा करेंगे 43 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 172 172 आएगा। देख लीजिए ऑप्शन में 172 कहाँ है? चलिए बिल्कुल बी आपका ऑप्शन सही होगा। नीचे जो आपको प्रश्न में कथन और तर्क देना है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं। पूछा है इस वर्ष मुद्रास्फीति की दर में पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि है। और दूसरा पूछा है बैंकों द्वारा खुदरा क्षेत्र में लगाई गई जाने वाली ब्याज दरें पिछले वर्ष से कम हुई हैं। बताना है एक ऑप्शन सही है कि दो सही है। अगर केवल आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि क्या इनके बीच कोई संबंध है, क्या इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है, क्या दोनों आपके स्टेटमेंट जो है वो स्वतंत्र हैं
या नहीं है? तो बिल्कुल सही उत्तर आपका यही हो जाएगा कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो दोनों ही स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। ऑप्शन नंबर डी। करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे। चर्चा में रही पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना जो है वो आपकी वाईफाई से संबंधित है, ना वो स्कूली शिक्षा ना एमएसएमई, वाईफाई से संबंधित है आपकी। अच्छा, आपसे पूछा है पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये आपका वाईफाई से संबंधित है पीएम वाणी योजना। 3 की 30 अप्रैल से 3 मई 2022 तक खेलो मास्टर गेम्स 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? एक क्वेश्चन छूट गया है क्या? अच्छा, 91 क्वेश्चन आपका छूट गया है। चलिए वो अभी हम आपको बताते हैं। 93 क्वेश्चन है आपका कि खेलो मास्टर्स गेम जो है उनका 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बिल्कुल नई दिल्ली में जो है उसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो एक स्टेडियम है नई दिल्ली का, उसका नाम क्या है? त्यागराज स्टेडियम। 94 क्वेश्चन है 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप तक पहुंचने वाली महिला पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? महिला नहीं, पहली भारतीय कंपनी बताइए कौन सी बनी है? तो बिल्कुल रिलायंस। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस संस्थान से अटल इनोवेशन मिशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये आपका नीति आयोग का जो है वो कार्यक्रम है, इसको ध्यान रखिएगा। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो बिल्कुल चेक गणराज्य जो है इसे चुना गया है। 97 प्रतिवर्ष विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, यानी विश्व कृषि, एग्री मतलब एग्रीकल्चर, ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिज्म डे 16 मई को जो है वो बनाया जाता है। और 3 मई को प्रेस डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। 98 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र स्थापित किया है? जो बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए करंट अफेयर में मैं सारे क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलती हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लेकिन जिस क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़रूर ध्यान रखा करिए, क्योंकि वो प्रश्न आने की संभावना रहेगी। पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास कहाँ किया है? लुम्बिनी, बोधगया, कुशीनगर या फिर सारनाथ? बिल्कुल लुम्बिनी जो है यहाँ पर किया है। 99 क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को मनाया जाता है। और थीम 2022 की परिवार और शहरीकरण थी। सवा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और उसी के साथ 5 स्टार क्वेश्चन, क्योंकि अपने यूपी का है। देखिए यूपी का पेपर देंगे तो यूपी के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। 16 मई 2022 को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? मान लीजिए ये ना पूछ ले कि कौन सा 52वां टाइगर रिजर्व है जिसको अभी जो है वो अधिसूचित किया गया है, तब क्या बताएंगे? तब बताएंगे रामगढ़ विषधारी है। कब किया गया? 16 मई 2022 को किया है। कौन सा रामगढ़ विषधारी और कहाँ है? आपसे ये इस प्रश्न में पूछा है, बताइए। अगर आपको लग रहा हो कि ये यूपी में है तो भाई गलत बात है। ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है आपका राजस्थान में है। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यूपी में नहीं है, ये राजस्थान में है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, और इसको 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। ये अभी किसी हाल ही में आपका अच्छे खासे लेवल का एग्जाम था, उसमें यहाँ से वहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला था। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने की संभावना है। इसको ज़रा एक्स्ट्रा याद रख, मतलब इसको याद ही रखिए बिल्कुल कि, और याद करने की बढ़िया ट्रिक देखिए, रा मतलब रामगढ़ और रा मतलब राजस्थान, तो इस तरीके से ट्रिक लगा लीजिए, 52 जोड़ लीजिए इससे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन हुए कंप्लीट। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपको उसका आंसर देना है, और वीडियो सभी को लाइक भी करते रहना है। सभी वीडियो लाइक करके जाइएगा। आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, स्पेशली सुपर टेट की परीक्षा के लिए स्पेशल क्लासेस और प्रैक्टिस सेट डेली कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।